The video is the demo video of UPSC Prelims Revision Series. If you like it, please register from the links below for the series. So let's start. So hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So as you can see in the screens, we have started this UPSC 2020 revision series. Registration have started and the series from today onwards, that is on 29th of June 2020, this is the first lecture of that series. तो पहले मैं ब्रॉड आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये सीरीज़ क्या है और किस लिए ये सीरीज़ बनाई जा रही है. सो वी ऑल नो दैट दिस ईयर द प्रीलिम्स हैज़ बीन डिलेटेड बाय 4 to 5 months अप्रॉक्सीमेटली. तो 5 से 6 महीने प्रीलिम्स आगे आ चुका है. And we all know that from 2014 the pattern has changed in such a way that the emphasis is on the current affairs a lot. पूरा अगर आपने पेपर पैटर्न पढ़ा हो पिछले 4-5 सालों का, तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है या मेंस एग्जामिनेशन है, दोनों में करंट स्पेसिफिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने लगी हैं. इनफैक्ट ऐसा हो रहा है कि लगभग 70 to 80% जो मेंस का पेपर है वो तो पूरा का पूरा आपको GS1 अगर छोड़ दो आप, तो वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहता है. So current affairs plays a very important part in your overall preparation of this examination. चाहे वो prelims हो चाहे mains हो, इंटरव्यू तो पूरा current specific ही रहेगा. So this is the most important part and ये part है जहाँ पे सबसे अधिक sources भी available हैं. यहाँ पे सबसे अधिक सोर्सेज अवेलेबल है. इसलिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसको ये नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज़ पढ़ने लायक है, कौन सी चीज़ स्किप करने लायक है. यूपीएससी एग्जामिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एसएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर एग्जामिनेशन. जो दोनों में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होगा, दोनों का जो कवरेज होगा, दोनों का जो डेप्थ और ब्रेथ होगी जो कंटेंट की, वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है. बट हम क्या करते हैं एज अ फर्स्ट टाइमर जब हम अटेम्प्ट देते हैं या सेकेंड अटेम्प्ट, बहुत लोग नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ छोड़नी चाहिए. सो वी एज मतलब कि हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी की हुई है. अपनी प्रिपरेशन के दौरान हमने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टडी की, काफ़ी पेपर्स लगाए एंड लगभग हर बार हमने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी किया है. सो ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट एक्सपीरियंस, व्हाट वी थिंक इज दैट कि हमको कहीं ना कहीं एक आइडिया है कि कौन सी चीज़ रेलिवेंट है, कौन सी चीज़ इररेलेवेंट है. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको रेलिवेंट को इररेलेवेंट से अलग करते आना चाहिए. सो उसी के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है कि हम इस पूरे जो 1 से 1.5 साल के बीच का करंट अफेयर्स है, उसमें जो भी चीज़ आपके लिए रेलिवेंट है हम उसको अलग से करके निकाल के लाएंगे और आपको बेस्ट स्मार्ट स्टडी, एक तरीके से कहना चाहिए, जो बचे हुए 99 डेज है उसमें आपको बेस्ट तरीके से किस तरीके से आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लें, उसके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है. सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया एंड आज इसका लेक्चर 1 है जिसमें हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है. मैं बिल्कुल आप ये प्लान मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, आप अपना आइडिया देते रहिए, आप अपने कमेंट्स देते रहिए, फीडबैक देते रहिएगा जैसे जैसे सीरीज आगे प्रोग्रेस होती है कि और क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं. बट लीव दैट जजमेंट ऑफ विच टॉपिक्स आर टू बी डिस्कस्ड ऑन अस, वो चीज़ हम पे छोड़ दीजिएगा. क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन से मैप मैं बना रहा हूँ, कौन से मैप मैं नहीं बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये जजमेंट आप हम पे छोड़ दीजिएगा. एंड ट्रस्ट द जजमेंट इन लास्ट 90 डेज 95 डेज, ताकि आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उसमें करंट स्पेसिफिक पार्ट से आप बिल्कुल फ्री रहें, आपको उसका कोई टेंशन नहीं रहना. दिस इज द बेसिक आइडिया विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर साइड एंड एज वेल एज फ्रॉम योर साइड एज वेल. तो आज पहला लेक्चर है, हम स्टार्ट करते हैं. आज मैं 3 से 4 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स का टॉपिक उठाऊंगा. हर दिन वीडियो ऐसे ही बनेगा. देखो वीडियो में मैं लाइव रहूंगा, कहीं कहीं किसी पार्ट में अगर मुझे लगता है कि लाइव ना आके मैं नोट्स से पढ़ाऊँ तो वो वाले वीडियोस भी रहेंगे. तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स. मैप जहाँ पे बनाने की ज़रूरत है मैं ऑलरेडी मैप आपको बना करके दिखा दूंगा. एंड उसके अलावा जिन टॉपिक्स में नोट्स प्रोवाइड करना है, नोट्स आपके पास नहीं है अगर, तो मैं वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा. बट जो रेफरेंस हम अभी ले रहे हैं वो PT 365 जो हमने बनाया है, प्रीलिम्स 365 फ्रॉम द एग्जाम्स मेड सिंपल, वो 1 साल के लिए है. और बाकी के भी जो 4 महीने छूटे हैं वो करंट भी हम कवर करेंगे. तो उसके लिए भी PDF का काम शुरू हो चुका है. सो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस. तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि इसमें सिर्फ जनवरी तक का आएगा कि फरवरी तक का आएगा. बिल्कुल अभी जितना भी रेलेवेंट आपको करंट है जो एग्जाम में आने वाला है वो पूरा यहाँ पे कवर्ड रहेगा. सो दिस वाज द बेसिक थ्योरी बिफोर वी स्टार्ट दिस सीरीज. आपको एक बार मैं मतलब 1 to 1 आपको बताना चाहता था कि क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. रिपोर्ट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेज, ऑर्गेनाइजेशंस, हर चीज़ थॉरोली कवर्ड होगी. साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट,
जो पार्ट भी आता है आर्ट एंड कल्चर से लेकर के हर पार्ट हम बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। आप अपने कॉपीज में नोट्स बनाते रहिएगा, जो लेक्चर यहाँ बने उनके नोट्स बिल्कुल बनाते रहिए, क्योंकि आप इससे 2 बार रिवाइज कर पाएंगे। एक बार जब हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्पीड रहेगी पढ़ाने वाली, नॉर्मल कोई ऐसा ट्रेन नहीं छूट रही, हमारे पास इनफ टाइम है कवर करने के लिए, तो बिल्कुल आराम से टाइम लेके हम आपको पढ़ाएंगे। एंड आपके पास ही वैसे ही आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। अलग अलग 2-3 रजिस्टर्स में आप नोट्स बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, कंबाइंड बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, दैट विल बी योर जजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। एंड जो पहला टॉपिक मैं आज उठा रहा हूं वो है बोधिसत्वास। ओके, बोधिसत्वास। नाउ दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर स्टार्टिंग। बोधिसत्व सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये एंशिएंट इंडिया का एक टर्म है। जब बुद्धिज्म आता है वहां पे बोधिसत्व का वर्णन किया गया है। बोधिसत्व के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी 2 से 3 साल पूछ चुका है। क्वेश्चंस भी आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होंगे उनके साथ जो भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो भी हम आपको यहीं कहीं कवर करा देंगे, ताकि कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर का बर्डन है वो भी आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाए। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस बोधिसत्व व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज बुद्धिज्म में मैं बहुत धीरे से आपको टच करके एक बार उसके जो 3 मेजर पार्ट है उनके बारे में बताता हूं। 3 मेजर पार्ट में सबसे पहला है जो ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो इनिशियल वाला है वो है हीनयान बुद्धिज्म। फिर जो चेंजेस के साथ नया मॉडर्न आउटलुक के साथ जो आया था उसको बोलते हैं महायान बुद्धिज्म। एंड तीसरा जो है जब तांत्रिक उसमें ट्रेडिशंस इंक्लूड हो गए तो वो आ गया वज्रयान बुद्धिज्म। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पहले तो आपको याद रखना है। जो जीएस लेवल पे डिफरेंस है वो डिफरेंस मेजर हीनयान और महायान का भी पूछा जाता है कई बार, तो वो बता देते हैं पहले अपन। तो हीनयान जो बुद्धिज्म था ये अर्लीस्ट, इसको थेरावादिन्स भी कहा जाता था, थेरावादिन्स कहा जाता था। ये अर्लीस्ट थे और ये ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म एक तरीके से है। मतलब कि ये क्या यूज करते थे, यहाँ पे पाली लिटरेचर का यूज होता था फॉर टेक्स्ट पर्पस। यहाँ पे सिंबल्स का यूज होता था फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा, सिंबल्स का यूज करते थे, ठीक है ना। जैसे कि हमने कई बार पढ़ा होगा आपने कि बुल का रिप्रेजेंटेशन किया, एलिफेंट के थ्रू, लोटस के थ्रू, अलग अलग ये सिंबल्स का यूज किया जाता था इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इन द हीनयान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म में जो आया वहां पे मॉडर्न थोड़ा ब्राह्मणिज्म से इसका कहना चाहिए कि थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया, मॉडर्न हो गया, प्लस इसमें ब्राह्मणिज्म का भी काफी इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है ना। कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जो लैंग्वेज थी वो पाली जो कि लोकल लैंग्वेज थी वहां से थोड़ा एलिट लैंग्वेज संस्कृत में कन्वर्ट हो गया। पाली से एक ट्रांसफर हुआ लिटरेचर में जो कि पाली टू संस्कृत हुआ। मतलब कि ये धीरे धीरे महायान बुद्धिज्म जब आया तो वो लोकल यानी कॉमन लोगों से थोड़ा एलिटिस्ट ग्रुप की तरफ जाने लगा, एलिटिस्ट शिफ्ट होने लगा था। ये एक रीजन भी था कि क्यों बुद्धिज्म धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ गया। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धिज्म के डिक्लाइन के क्या रीजंस हैं, तो उनमें से ये एक रीजन आप जरूर मेंशन करेंगे कि इसमें जो एलिटिस्ट आउटलुक आने लगा। जैसे कि दूसरा इसमें हुआ ये कि सिंबल्स पहले यूज होते थे हीनयान में, इसमें कोई भी अलग से आपका यज्ञ यज्ञनाज ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, सैक्रिफाइसेस इंक्लूडेड नहीं थे। हीनयान में सैक्रिफाइसेस को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। लेकिन जब महायान बुद्धिज्म आएगा तो जैसे कि वो ब्राह्मणिज्म से मैंने बताया कि इन्फ्लुएंस था, तो वहां पे सैक्रिफाइसेस भी इंक्लूड होने लगेंगे, अलग अलग यज्ञ टाइप की चीजें भी इंक्लूड होने लगेगी, तो थोड़ा ज्यादा एलिटिस्ट हो जाएगा। संस्कृत का यूज होने लगेगा इंस्टेड ऑफ आपका पाली लैंग्वेज, तो वो और मासेस से थोड़ा दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग जो संस्कृत जानते थे केवल वही इसका यूज कर पाएंगे। सिंबल्स का यूज होता था हीनयान बुद्धिज्म में, लेकिन जब महायान बुद्धिज्म आएगा तो वहां पर आपका स्टैच्यूज और उनकी जो मूर्ति पूजा टाइप की है, बुद्ध की मूर्ति पूजा, वो शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना चाहिए हीनयान और महायान के बीच में। वज्रयान में तांत्रिक ट्रेडिशन है और एक तरीके से जो शक्ति वर्शिप है वो भी आपका वज्रयान का ही पार्ट है। शक्ति वर्शिप का अगर पूछा जाए कि बुद्धिज्म में शक्ति का इन्फ्लुएंस कौन से पार्ट में सबसे अधिक है, तो वो आपका वज्रयान पार्ट में ही सबसे अधिक शक्ति वर्शिप का पार्ट आता है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा बुद्धिज्म का आपको जिस देना जरूरी था वो मैंने आपको दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हीनयान बुद्धिज्म के एरियाज क्या क्या हैं, हीनयान के एरियाज क्या क्या हैं और आपका महायान के एरियाज क्या क्या है, तो अभी 2 कंट्रीज बहुत ज्यादा न्यूज में है। पहली कंट्री है चाइना। अगर आपसे पूछते हैं कि चाइना का हीनयान में ज्यादा है, मतलब चाइना में कौन सा बुद्धिज्म है, हीनयान या महायान, तो चाइना में जो है वो महायान बुद्धिज्म है। चाइना में आपका महायान है। हीनयान में जो हमारा नेबर इंक्लूड है वो है श्रीलंका। तो अगर आपसे कोई पूछे कि श्रीलंका में किसका है, तो श्रीलंका में हीनयान है। देन आपका चाइना में महायान है। इसके अलावा लाओस, म्यांमार, थाईलैंड भी हीनयान है। लाओस, म्यांमार,
एंड थाईलैंड, ये आपके पूरे हीनयान है, ठीक है। एंड योर चाइना, नेपाल, तिब्बत, भूटान, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपका नेपाल, भूटान, तिब्बत तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, तिब्बत, तो इस वाले एरिया में आपका महायान बुद्धिज्म है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा लोकेशंस भी याद रखनी चाहिए। अब हम आते हैं बोधिसत्वास के उस पे, कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वास, ओके। तो बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है वो ऐसा है, देखो बुद्धा जो है, अगर हम बुद्धा को देखते हैं तो वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट मतलब उन्होंने सबसे हाईएस्ट लेवल का ज्ञान अर्जित कर लिया, एनलाइटनमेंट अर्जित कर लिया, एंड वो यहाँ से फ्री हो गए। ही हैज बिकेम फ्री फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, इस साइकिल से वो फ्री हो गए, चले गए यहाँ से, है ना। लेकिन जो बोधिसत्वास है, बोधिसत्व वो है जिन्होंने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, लेकिन उन्होंने अपना एनलाइटनमेंट जो है उसको डिले कर दिया। एनलाइटनमेंट उन्होंने क्या कर दिया, अपना डिले कर दिया। द बोधिसत्वास दे डिलेड देयर एनलाइटनमेंट। क्यों डिले कर दिया? ताकि जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं इस दुनिया में, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनके बीच में इसको थोड़ा स्प्रेड किया जा सके, उनको थोड़ा अवेयर करने के लिए एंड अवेक करने के लिए। तो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दैट इज दैट कि वो यहीं पे रुक गए हैं, दे हैव डिलेड देयर एनलाइटनमेंट, ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके, ठीक है ना। तो ये है आइडिया बिहाइंड द बोधिसत्वास, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बोधिसत्व किसका कंसेप्ट है, बोधिसत्वास ये कंसेप्ट किसका है, क्या ये हीनयान का कंसेप्ट है या ये महायान का कंसेप्ट है, तो याद रखने वाली बात ये है कि जो बोधिसत्वास हैं दे आर मोर प्रिवेलेंट इन महायान, ठीक है, वो महायान में ज्यादा प्रिवेलेंट रहेंगे। और जो हीनयान टाइम में थे उनको अरहंतास कहा जाता था, ओके, अरहंतास कहा जाता, उनको हम बोधिसत्वास नहीं बोलते हैं, उनको अरहंतास कहा जाता था। महायान में आपका बोधिसत्वास इंक्लूडेड रहेंगे। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर, एंड ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये महायान से ज्यादा रेलिवेंट रखते हैं बोधिसत्वास, नॉट फ्रॉम द हीनयान पीरियड। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था जो यूपीएससी में, वो क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका रेलेवेंस क्या है। अब एक मैं थोड़ा सा आपको और क्लासिफिकेशन डिटेल देना चाहता हूं, जो कि आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा जब तक कि आपने फिलॉसफी ऑप्शनल या चीज़ें नहीं देखी हैं। तो बुद्धिज्म का अगर एक क्लासिफिकेशन हम देखें, बुद्धिज्म का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा था हीनयान और यहाँ पे ये था महायान, महायान। अब हीनयान के भी दो हैं और आपके महायान के भी दो पार्ट हैं, ओके। हीनयान के जो दो पार्ट है उनमें से पहला है वैभाषिका, वैभाषिका इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है सौतांत्रिका, सौतांत्रिका, ओके। वैभाषिका और सौतांत्रिका इसको बोलते हैं। एंड आपका जो दूसरा है महायान, उसमें है पहला है योगाचार, योगाचार, और दूसरा है आपका शून्यवाद, शून्यवाद, ठीक है ना। तो ये भी आप डिफरेंस याद रखिएगा कि वैभाषिका और सौतांत्रिका ये आपके हीनयान के पार्ट है और महायान के पार्ट है योगाचार और आपका शून्यवाद। दे आर ऑल्सो डिफरेंट पार्ट्स जिनको कि आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि सौतांत्रिका आपका जैनिज्म से वो रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सौतांत्रिका अगर वर्ड आता है तो आपका वो बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। या दे देंगे शून्यवाद या योगाचार किससे रिलेवेंट है, तो वो महायान बुद्धिज्म से रिलेवेंट है, वो आपका बुद्धिज्म का ही पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ मेन तीन जो आपके बोधिसत्वास है उनके नाम, तीन जो बोधिसत्वास हैं मेन उनके नाम, ठीक है। जो तीन बोधिसत्वास हैं इनके नाम भी आप याद रखिएगा, कई बार ऐसे ही पूछ सकता है। तो पहला है मंजूश्री, ओके, तो मंजूश्री इज द फर्स्ट वन। दूसरे हैं आपके अवलोकितेश्वरा, ठीक है, और तीसरे हैं आपके वज्रपानी, ओके, वज्रपानी।
तो मंजूश्री, अवलोकितेश्वरा और वज्रपाणी, ये 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट आपके बोधिसत्वाज हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। इनका थोड़ा रेलिवेंसी बता देता हूं मैं। जो मंजूश्री है, सबसे पहले अगर हम देखें मंजूश्री, ही होल्ड्स अ स्वॉर्ड इन द राइट हैंड। ये स्वॉर्ड एक राइट हैंड में होल्ड करते हैं और एक हाथ में ये लोटस को होल्ड करके रखते हैं। ओके, स्वॉर्ड को एक हाथ में होल्ड करते हैं और दूसरे में आपका लोटस को होल्ड करके रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो चीज है मंजूश्री जो है, ये बुद्धा के विजडम को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धा के विजडम को रिप्रेजेंट करता है। वज्रपाणी नाम से ही पता है, वज्र यानी कि जो वज्र को होल्ड करने वाला, तो वज्र ये होल्ड करते हैं एंड ये बुद्धा की पावर को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट द पावर ऑफ बुद्धा, ठीक है ना। तो स्वॉर्ड याद रखिएगा, मंजूश्री जो है वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के, वज्रपाणी जो है वो उनके पावर को रिप्रेजेंट करता है। एंड तीसरे हैं अवलोकितेश्वरा, जिनको पद्मपाणी भी कहा जाता है। अवलोकितेश्वरा जिनको कि पद्मपाणी भी कहा जाता है। अब देखो नाम से ही क्लियर है, अवलोकितेश्वरा यानी कि द गॉड हु लुक्स डाउन, जो दूसरों को देखता रहे, उनके ऊपर नजर रखने वाले भगवान, एक तरीके से कहना चाहिए। तो अवलोकितेश्वरा इज द पद्मपाणी। थर्ड है अवलोकितेश्वरा, ओके। एंड ये है द गॉड हु लुक्स डाउन, जो दूसरों को देखे, एंड इनको पद्मपाणी भी कहा जाता है, ठीक है। और आपके फ्यूचर बुद्धा जो है, फ्यूचर बुद्धा, उनको मैत्रेय कहा जाता है। मैत्रेय इज द फ्यूचर बुद्धा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अवलोकितेश्वरा यानी कि पद्मपाणी का जो रिप्रेजेंटेशन है पेंटिंग के फॉर्म में बोधिसत्वाज में, वो कौन सी गुफाओं में सबसे अधिक अच्छा हुआ है, तो अवलोकितेश्वरा यानी कि जो आपके पद्मपाणी है, पद्मपाणी जैसा कि मैंने नाम बताया, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अजंता केव्स में हुआ है, अजंता केव्स में। दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑफ 2017 कि पद्मपाणी अवलोकितेश्वरा कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके अजंता केव्स में मिलते हैं। फ्यूचर बुद्धा भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मैत्रेय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ देख के कि वो कौन सा क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू दैट क्वेश्चन एज वेल। वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। With reference to the religious history of India, consider the following statements. अब 2 statements दिए हैं, consider the following statements, ठीक है। 2 statements दिए। पहला statement कहता है सौतांत्रिका एंड समितिया were the sects of Jainism. सौतांत्रिका एंड समितिया were the sects of Jainism. ये स्टेटमेंट आया था 2017 का, ये क्वेश्चन है। अब जो हमने वैभाषिका देखा था ना, जो वैभाषिका हमने पढ़ा था आपका हीनयान के 2 पार्ट में, एक हमने पढ़ा था वैभाषिका पढ़ा था एंड दूसरा हमने पढ़ा था, तो जो सौतांत्रिका है वही वैभाषिका होता है, ठीक है ना। नहीं, सौतांत्रिका आपका दूसरा वाला था। तो एक पहला था वैभाषिका पहला था एंड दूसरा था आपका सौतांत्रिका। मैंने बताया था ना आपको, हीनयान के 2 पार्ट है, एक वैभाषिका है, दूसरा सौतांत्रिका है। तो जब लिखा है सौतांत्रिका, आपने पढ़ लिया कि बुद्धिज्म का है, तो यहाँ पे लिखा है सौतांत्रिका एंड समितिया आर फ्रॉम जैनिज्म, तो ये गलत हो जाएगा, सौतांत्रिका वाज फ्रॉम बुद्धिज्म। दूसरा स्टेटमेंट है सर्वस्तिवादिन। अब यहाँ पे एक नया चीज आपको पता चलेगा, सर्वस्तिवादिन। सर्वस्तिवादिन अगर आपसे टर्म आता तो ये है वैभाषिका, बेसिकली वैभाषिका का ही दूसरा नाम आप सर्वस्तिवादिन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज योर वैभाषिका और सर्वस्तिवादिन। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 के यूपीएससी में। अगर आपको ये पता होता तो ऐसा भी डिटेल में भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि हीनयान महायान तक ही पूछेगा, डिटेल में भी वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, जरूरी था एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और आ गई होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द बोधिसत्वास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बोधिसत्वास के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया, बोधिसत्वास के ऊपर। पहला स्टेटमेंट वो दे रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयान बुद्धिज्म। पहला स्टेटमेंट है कि द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयान बुद्धिज्म। तो ये सही है कि गलत है? अब आपको मैंने अभी खुद ही पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि जो कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व है वो महायान बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, ना कि हीनयान का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट वो देते हैं कि बोधिसत्वास डिले अचीविंग देयर ओन सैल्वेशन टू हेल्प ऑल अदर्स। दूसरों को हेल्प करने के लिए दे डिले देयर सैल्वेशन, दे डिले देयर सैल्वेशन
तो ये सही है कि गलत है? ये सही है, मैंने आपको बताया था ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है बोधिसत्व इज कंपैशनेट ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। ओके, ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, बिल्कुल सही। मैंने कहा था ना कि एनलाइटनमेंट अचीव नहीं करते, ये डिले कर देते हैं उसको। ओके, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होता है 2 and 3 विल बी दी आंसर फॉर दिस। पहला गलत हो जाता है क्योंकि हिनयान बुद्धिज्म का नहीं बल्कि ये महायान बुद्धिज्म के में ज्यादा प्रेवलेंट है। हिनयान में मैंने आपको बताया था कि अरहंतास जो थे वो ज्यादा फेमस थे। तो ये पहला टॉपिक आपका बोधिसत्वास का मैंने कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी हो गई होगी, है ना। अब हम दूसरा जो टॉपिक है वो उठाते हैं, ओट्टम थुल्लल। ओट्टम थुल्लल। ओके, ओट्टम थुल्लल। तो सबसे पहली चीज कि ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना कि ये जो चीजें हैं, ऐसी जो चीजें रहती हैं इनमें 3-4 फिक्स्ड स्टेटमेंट्स हैं। डायरेक्टली सीधे पूछा था, पहला तो ये पूछ सकता है ये कौन से स्टेट से रिप्रेजेंट करता है। तो ये याद रखिएगा, स्टेट जो है ये है आपका केरला। अब ये क्या है? इट्स अ परफॉर्मेंस आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, आपका किसने स्टार्ट किया था? कंचन नाम्बियार ने इसको स्टार्ट किया था। एंड जब इसको स्टार्ट किया गया था तो ये सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो केरला का है, परफॉर्मिंग आर्ट है, कंचन नाम्बियार ने इसको स्टार्ट किया था सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स को शोकेस करने के लिए, ओट्टम थुल्लल को। और ये अल्टरनेटिव है टू द एक दूसरा फॉर्म है, वो भी सेम परफॉर्मेंस आर्ट ही है, जिसको बोलते हैं चकियार कूथू। चकियार कूथू ये भी आपका केरला का ही है, चकियार कूथू। एंड इसका अल्टरनेटिव है बेसिकली आपका ओट्टम थुल्लल। तो यहां पे आपको ये चीज याद रखने वाली चीज है कि अल्टरनेटिव है चकियार कूथू का। कंचन नाम्बियार ने इसको स्टार्ट किया था सोशियो पॉलिटिकल इवेंट के रूप में, आर्ट परफॉर्मेंस आर्ट है, केरला स्टेट में ये फेमस है। दिस इज अबाउट द ओट्टम थुल्लल। तो ये एक टॉपिक है जो कि अभी न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। न्यूज में होने वाली चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो है आदि महोत्सव, ठीक है। हम आदि शंकराचार्य नहीं देख रहे हैं, याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा। हम आदि महोत्सव के बारे में देख रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि ये हम पे छोड़ देना कि हम कौन से टॉपिक पहले पढ़ा रहे हैं, कौन से बाद में, सब आपका क्लियर हो जाएगा। आदि महोत्सव पहले हम देख लेते हैं। आदि महोत्सव में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली पूछा जाएगा कि ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, हु ऑर्गेनाइजेस दिस, हु ऑर्गेनाइजेस दिस, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, प्लस एक इनकी जो ट्राइबल अफेयर्स की ही मार्केटिंग एजेंसी है जिसको हम ट्राइफेड बोलते हैं। ओके, ट्राइबल अफेयर्स की ही मिनिस्ट्री की जो आपको कहना चाहिए कि मार्केटिंग एजेंसी है जिसको कि हम ट्राइफेड बोलते हैं, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना। लेट मी ओपन दैट ऑल्सो, कुछ और फैक्ट्स अगर रहेंगे तो मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो ट्राइफेड और इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑर्गेनाइज करता है। ट्राइफेड का अगर फुल फॉर्म बोले तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ट्राइफेड। ये दोनों मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात ये है कि ये जो आपका आदि महोत्सव है किसी एक जगह पे नहीं होता है, ये अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे होता रहता है। जैसे अभी बीच में लेह लद्दाख वाले रीजन में हुआ था, तो ऐसा मत सोचना कि किसी एक प्रॉपर जगह पे ही होगा, ये अलग अलग जगह पे होता रहता है। ऑर्गेनाइज कौन करता है हमने वो देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और आपका ट्राइफेड जो इसकी मार्केटिंग एजेंसी वो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ट्राइफेड के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूं। ट्राइफेड जो बनी थी वो 1987 में बनी थी। ओके, ट्राइफेड भी इंपॉर्टेंट है, ट्राइफेड के बारे में पूछ सकते हैं। तो ट्राइफेड मैंने बताया 1987 में बनी थी। आदि महोत्सव बेसिकली उसका पर्पस क्या है? आदि महोत्सव का पर्पस ये कि जो ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स हैं, ट्राइबल्स द्वारा बनाए गए आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको एक तरीके से मार्केट प्रोवाइड करना, उनको एक तरीके से प्रमोट करना।
ट्राइबल आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स को प्रमोट करना उसका मेजर काम है, और ट्राइफेड उसमें उसकी मदद करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक बॉडी है जो कि बेसिकली यही मार्केटिंग का काम करती है ट्राइबल्स के बनाए गए आर्ट फॉर्म्स को, उनके आर्टिफैक्ट्स को, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, एंड ये चीज है उनको प्रमोट करने के लिए ही आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्राइफेड आपका 1987 में बना था। अगर आपसे पूछे ट्राइफेड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो गया एज इट इज, इसको आप याद रख सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आइए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इसका मेन काम है। ट्राइफेड का मेन काम क्या है? सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल का सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर करना। 1987 बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जब मिल जाते हैं तो आपका क्या ऑर्गेनाइज होता है? आदि महोत्सव, जो कि प्रमोट करता है आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स को ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने थे। ये हमने तीसरा आदि महोत्सव का टॉपिक पे डिस्कस कर लिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब हम आते हैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। इकोनॉमी का टॉपिक है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। ओके, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक तो इसको कौन निकालता है, दूसरा कौन इशू करता है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ये शिपिंग एंड ट्रेड इंडेक्स है। शिपिंग एंड ट्रेड इंडेक्स है। और इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है आपका लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज। ओके, तो लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज इसको इशू करता है, और ये शिपिंग एंड ट्रेड रिलेटेड इंडेक्स है जिसको हम बाल्टिक ड्राई इंडेक्स कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके बारे में बताना जरूरी था। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्वेश्चन इन्हीं में से, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है और कौन इसको इशू करता है? तो लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज इसको इशू करता है। शिपिंग एंड ट्रेड रिलेटेड इंडेक्स है। दूसरा, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1999 में स्टार्ट हुआ था। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। 1999 से ये स्टार्ट हुआ था। अगर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो 1999 से ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स आपका स्टार्ट किया गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हमने देख लिया, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। इसको भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड, देखो इसीलिए हम ऐसे चल रहा है, पूरा क्लासरूम सेटिंग में पढ़ने में जो मजा आएगा वो नॉर्मल ऐसे नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्लासरूम सेटिंग में ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। इकोनॉमी का ये टॉपिक हो गया, ठीक है ना। अब हम एक और टॉपिक देखते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई की नई डेफिनेशन आई है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप अपने नोट्स में ये चीज ऑर्गेनाइज लिख लें। पानी वानी पीते रहें बीच बीच में, है ना, क्योंकि पानी वानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। गर्मी का माहौल है, इस समय उमस ज़्यादा है ना, तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है। तो पहले क्या था और अभी क्या था, पहले मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। एमएसएमई जो सेक्टर है, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब सबसे जरूरी चीज जानने लायक ये है कि एमएसएमई का एक एक्ट है, प्रॉपर एक एक्ट है जो कि आपका 2006 का एक्ट है, एमएसएमई डी, जिसको बोलते हैं एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। तो अगर पहली चीज तो आपसे कोई पूछे एमएसएमई का क्या कोई एक्ट है, तो हाँ बिल्कुल एक्ट है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी चीज, एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है इस एक्ट के अंतर्गत, वो दो उसमें किया जाता है मेन। एक है आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है आपका सर्विसेज। पहले जो डेफिनेशन थी वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की अलग थी, वो बेस्ड थी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट जो लगता था प्लांट में उसके ऊपर बेस्ड थी। तो अर्लियर, अब यहां पे हम अर्लियर देख रहे हैं, अर्लियर था आपका इन्वेस्टमेंट पे, तो यहां पे माइक्रो स्मॉल मीडियम लिख दिया हमने। ये मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया आपका सर्विस। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग में वो थी जिनमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 25 लाख था। 25 लाख से कम का अगर इन्वेस्टमेंट था मैन्युफैक्चरिंग में पहले, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस थी। देन अगर आपका 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट था तो आपकी स्मॉल थी, 5 करोड़ से कम में स्मॉल थी। और अगर वो 10 करोड़ से कम था इन्वेस्टमेंट, लेस देन 10 करोड़ थी, तो फिर आपकी मीडियम में आती है, ठीक है ना।
अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में जो था वो 10 लाख था, यहाँ पे लेस देन 10 लाख था। अगर है 10 लाख से नीचे तो वो फिर माइक्रो है। दूसरा 2 करोड़ से कम है तो आपका लेस देन 2 करोड़ है अगर, तो वो आपका स्मॉल है। एंड लेस देन 5 करोड़ है अगर, लेस देन 5 करोड़ है तो आपका वो मीडियम है। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम हमने देख लिया। मैन्युफैक्चरिंग में लेस देन 25 लाख था, और स्मॉल में लेस देन 5 करोड़ था, और मीडियम में लेस देन 10 करोड़ था, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सर्विसेज के लिए लेस देन 10 लाख था, लेस देन 20 करोड़ था आपका स्मॉल के लिए, एंड मीडियम के लिए लेस देन 5 करोड़ था। तो ये अर्लियर डेफिनेशन थी, दिस वाज द अर्लियर। अब ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर था कि इन्वेस्टमेंट कितना होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। एमएसएमई का एक्ट याद रखना, 2006 का एक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ लेता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है, अब जो नया क्लासिफिकेशन है वो किस चीज पे बेस्ड है, तो वो जो नया क्लासिफिकेशन है वो आपका इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर पे बेस्ड है। दोनों चीजें इसमें देखी जाएंगी। दूसरा डिफरेंस क्या है कि पहले हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग का अलग हो रहा था, सर्विसेज का अलग अलग आ रहा था, है ना। अब क्या किया है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का एक ही क्राइटेरिया कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज हो गया है, और स्मॉल ये आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कर दिया है, ठीक है ना। मतलब कि अब एक ही क्राइटेरिया दोनों के लिए रहेगा, सेम क्राइटेरिया रहेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विसेज हो। तो सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग जो माइक्रो है वो है जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर आपका 5 करोड़ से कम है। तो इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपका माइक्रो इंडस्ट्री है एमएसएमई में। स्मॉल वो है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर आपका 50 करोड़ से कम है। तो 10 और 50 है अगर, तो वो आपका दोनों के केस में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों केस में वो स्मॉल हो जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम का है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम का है, ये एंड है, याद रखिएगा, एंड कंडीशन में दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और तीसरा है अगर मीडियम एंटरप्राइजेस, अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 20 करोड़ से कम है और आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम है, मतलब 20 करोड़ से कम है अगर इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ से कम है आपका टर्नओवर, तो फिर वो मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आ जाएगी। तो ये थी न्यू डेफिनेशन। जो नई डेफिनेशन है वो इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर में है। 1 करोड़ और 5 करोड़, मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम आपका माइक्रो, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर आपका 50 करोड़ से कम स्मॉल, और इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम, टर्नओवर 100 करोड़ से कम आपका हो जाएगी क्या, वो आपकी हो जाएगी मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हमने एमएसएमई की डेफिनेशन देख ली, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स देख लिया, 1999 बना, लंदन बेस्ड बाल्टिक इंडेक्स उसको निकालता है, और वो शिपिंग एंड ट्रेड रिलेटेड इंडेक्स है, ये भी हमने देख लिया। तो ये टॉपिक्स भी हमने इकोनॉमी पोर्शन से कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। अब एमएसएमई की बात चल रही है तो मैं आपको थोड़ा सा एमएसएमई में एक इंपॉर्टेंट एक बॉडी है उसके बारे में बता देता हूं, वो है आपकी केवीआईसी, ठीक है ना। तो वहां पे अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं केवीआईसी, ओके। तो केवीआईसी के बारे में हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो केवीआईसी का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, नाम से ही क्लियर है, कमीशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था मुझे, वो ये बताना था कि लोग कंफ्यूज इसमें ये होंगे कि ये जो चीज़ है ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आती है एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर ही। तो ये आती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है केवीआईसी के बारे में। नाम से ही क्लियर है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो जो विलेज में आपके खादी का प्रमोशन करना है, या विलेज में जो बनने वाली चीजें हैं, जो पहले जिस चीज के लिए हम ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए जाने जाते थे, उनको प्रमोट करना बेसिकली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का मेन एम है। अभी किस तरीके की बॉडी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये भी आप, ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है स्टेटमेंट टाइप में कि किस तरीके की बॉडी है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका कोई एक्ट है क्या, स्टैट्यूटरी तो बिल्कुल एक्ट होना चाहिए। तो केवीआईसी एक्ट ऑफ 1956, केवीआईसी एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू इसको बनाया गया था, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आती है। काम क्या है कि जो विलेज की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, जो खादी प्रमोशन इन सब का काम करता है, उनको एक मार्केटिंग वो प्रोवाइड करना, ये सारे काम उनका बेसिकली कहना चाहिए कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन
कमीशन का ये काम है, ठीक है ना। तो ये KVIC के बारे में, लेकिन मेन कंफ्यूजन वाली बात जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं होता, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर आएगा, ये आपको याद रखना है। तो अभी हमने कौन कौन सी चीजें देख ली, एक बार जल्दी से क्विक आपको समरी दे देता हूँ। आर्ट में हमने देखा था सबसे पहले, आज हमने देखा बोधिसत्वास के बारे में, ठीक है। उसमें हमने देखा हीनयान, महायान, फिर हीनयान के 2 हमने देखे, सौतांत्रिका और आपका वैभाषिका। हमने महायान में देखा आपका योगाचार और हमने देखा शून्यवाद, ठीक है ना, ये भी हमने देखा। एंड बोधिसत्व में हमने मंजूश्री को देखा, अवलोकितेश्वरा, पद्मपाणि के बारे में जाना, इन तीनों के बारे में भी जाना। फिर हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि UPSC में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस थे, वो तीनों हमने डिस्कस कर लिए। तो ये बोधिसत्वास का ओवरऑल था। फिर हमने ओट्टम थुल्लल के बारे में देखा। ओट्टम थुल्लल आपका एक परफॉर्मेंस आर्ट है जो कि केरला का है, चकियार कूथू का वो अल्टरनेटिव है, और उसको कंचन नाम्बियार ने बनाया था सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये आपको ओट्टम थुल्लल के बारे में बताया था मैंने। फिर तीसरा हमने देखा आदि महोत्सव। आदि महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्लस आपका ट्राइफेड इसको ऑर्गेनाइज करता है, और ये बेसिकली जो ट्राइबल आर्ट्स है, आर्टिफैक्ट्स, उनको प्रमोट करने का काम करता है। ट्राइफेड के बारे में हमने देखा था, ट्राइफेड जो है एक मार्केटिंग बॉडी है, और ये भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, 1987 में बनी थी। ये सारे फैक्ट्स हमने देख लिए थे ट्राइफेड के बारे में भी। तो ये आपका ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से हमने आज इतने टॉपिक्स डिस्कस किए। फिर हम आए थे इकोनॉमी में, जिसमें हमने देखा आपका MSME सेक्टर की जो नई डेफिनेशन आई है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कि पहले जो डेफिनेशन थी MSME में वो केवल इन्वेस्टमेंट बेस्ड थी, अब जो डेफिनेशन है वो इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर बेस्ड है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा MSME का एक्ट है MSME-D, यानी कि MSME डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006, ये भी हमने देखा। फिर हमने इसी के अंदर आपका KVIC के बारे में जाना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में जाना। इसका एक्ट जो है वो 1956 का एक्ट है, एंड ये भी हमने देखा। फिर हमने एक टॉपिक देखा बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो कि आपका लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज में इशू किया जाता है। दूसरा एक 1999 से स्टार्ट हुआ था। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि ये ट्रेड एंड शिपिंग रिलेटेड इंडेक्स है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा, इतने ही क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इनमें से। और या फिर एलिमिनेशन जब आप करेंगे तो आपको यही स्टेटमेंट्स रहेंगे, उनके थ्रू आप या तो एलिमिनेट कर दो, कोई अगर नया स्टेटमेंट आएगा तो एलिमिनेशन बिल्कुल हो जाएगा अगर आपको इतने फैक्ट्स पता है तो। So these are the things which we have discussed till now। अब थोड़ा हम आगे और मूव करते हैं, कुछ और नए टॉपिक्स की तरफ जाते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे गॉथेनबर्ग कन्वेंशन। तो यहां पे हम आएंगे और देखेंगे गॉथेनबर्ग कन्वेंशन के बारे में, ठीक है ना। लेट मी, आप भी पानी वानी बीच बीच में पीते रहना, है ना। तो और कोई अगर आपको लगता है कि कोई और सजेशन है आपकी तरफ से है, तो सजेशन वैसे मत देना, ज़्यादा डाउट ज़्यादा पूछना, सजेशंस कम और डाउट ज़्यादा पूछना। सो इन दैट वे वी कैन वर्क मच मोर एफिशिएंटली। तो एक नॉर्मल सा एक प्रोटोकॉल है, न्यूज़ में था गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल, सिंपल प्रोटोकॉल है। एकमात्र क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इससे वो ये पूछा जाएगा कि गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल इनमें से किस चीज से रिलेटेड है, सिर्फ यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल 3-4 अलग अलग चीजों से रिलेटेड है। पहला है एसिडिफिकेशन, दूसरा यूट्रोफिकेशन, ठीक है। एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, ओजोन रिलेटेड भी है। तो एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड आपका ग्राउंड लेवल पे जो पोल्यूशन होता है, ग्राउंड लेवल पे जो पोल्यूशन होता है ओजोन का, उससे रिलेटेड। तो ग्राउंड लेवल ओजोन वैसे भी ओजोन आप सबको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेयर में तो ओजोन हम अल्ट्रावायलेट को रोकता है, हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पे या ट्रोपोस्फेयर पे आ जाती है तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। हमारी आंखों में इचिंग होना, ये सारी चीजें हैं ओजोन के पोल्यूशन कारण होता है। तो गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल अगर आपसे कोई पूछता है तो ये तीनों के लिए हो। एसिडिक यूपीएससी क्या करेगा कंफ्यूज करने के लिए, वो दे देगा एयर पोल्यूशन लिख देगा, वो आपको लिख देगा यूट्रोफिकेशन की जगह लिख देगा आपका बायोडाइवर्सिटी का एक प्रोटोकॉल है जो कि बेसिकली टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए आपको वो स्टेटमेंट देंगे, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है उसके रिगार्डिंग ये आपका गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल है। तो ये आपका एक टॉपिक था जिसको कि अपन ने देख लिया, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सफर। ओके, तो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सफर। और सफर में भी 2-3 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं। सफर, अब सबसे पहली चीज तो सफर का फुल फॉर्म क्या है? सफर का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो इसके बेसिकली 2 चीजें हैं, ठीक है। आपका एयर पोल्यूशन का लेवल भी ये देखता है। 2 मेजर काम हो गए, पहला एयर पोल्यूशन का लेवल, दूसरा आपका
वेदर फोरकास्टिंग का काम भी करता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वो इसकी मिनिस्ट्री पूछी जाएगी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत बेसिकली आता है। तो यहां पे कंफ्यूजन, देखो आपको क्या लगेगा जब आप एयर पोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग करें तो आपको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आप गेस करने लगे स्मार्ट गेसिंग में तो आपको ये लगेगा, जो कि गलत है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो याद रखिएगा ये जो सिस्टम है सफर का, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस द्वारा इंस्टॉल किया गया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस था जो कि इंपॉर्टेंट था। सफर का फुल फॉर्म याद रखना, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के रिगार्डिंग ये दो मेन काम हो गए, एयर की क्वालिटी बताता है आपका और दूसरा वेदर फोरकास्टिंग का काम ये करता है। ठीक है ना। आगे इसके बारे में एक और चीज, एक इंस्टीट्यूट का नाम आएगा जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी ये पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है जहां पे ये इंस्टॉल्ड है बेसिकली। ठीक है ना। तो पुणे बेस्ड है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी, एंड वहां से ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इंस्टॉल्ड है सिस्टम, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर भी आता है। ये भी आप एक चीज़ याद रख सकते हैं। और 72 आवर्स की बेसिकली जो वेदर फोरकास्टिंग होती है 72 घंटे पहले तक इसमें होती है, 72 आवर्स की वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है ना। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज देयर एंड यू शुड रिमेंबर दैट। ओके, आगे हम आते हैं स्कीम्स भी में भी एक दो स्कीम्स यौवन आज कवर कर लेते हैं। तो स्कीम्स में जो हम स्कीम कवर करने वाले हैं वो है आपकी प्रधानमंत्री मानधन योजना। ओके, सो लेट मी ओपन दैट ऑल्सो। मैं भी अपने पास ओपन कर लेता हूं, फिर उसके बाद अपन देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट दैट। ओपन करने में टाइम लग रहा है, सो लेट मी स्टार्ट दैट। सबसे पहली चीज, प्रधानमंत्री मानधन योजना जो है वो 60 साल के बाद रिटायर, मतलब 60 साल के बाद जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी उनको पेंशन प्रोवाइड करने के लिए स्कीम है। ठीक है ना। कैसी स्कीम है? एक तरीके से पेंशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब कुछ इसमें जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट क्या है कि कितने से कितने एज ग्रुप के लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें इंक्लूड होते हैं 18 से 40 साल तक के लोग इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। 18 से 40 साल तक के लोग इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आपको मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन करेंगे कितने रुपए तक का करेंगे? तो आप 50 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, 50 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और 60 साल की उम्र के बाद, 60 ईयर्स की एज के बाद आपको पेंशन मिलती है। और कितनी पेंशन मिलती है? तो 3000 रुपीज पर मंथ तक की पेंशन इसमें आपको मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन यू हैव मेड एंड डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप इन विच यू हैव एंटर्ड। तो याद रखिए कि 18 से 40 साल तक के लोग इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। 60 के बाद इसमें पेंशन मिलना शुरू होती है। 3000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। 50 रुपए से 200 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। और जितना आपने कंट्रीब्यूट किया उसके बेसिस में आपको 3000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है इस स्कीम के अंतर्गत। अब क्या स्पाउस के लिए एलिजिबल है, स्पाउसेस के लिए एलिजिबल है या नहीं? यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, 55 रुपए से 200 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन किया जाता है 55 रुपीज से। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कि 55 रुपीज से 200 तक का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। 60 ईयर्स के बाद ₹3000 तक की पेंशन मिल जाती है। तो अगर बीच में डेथ हो जाए, सपोज अगर डेथ हो जाए, जिसने ली थी ये स्कीम उसकी डेथ हो गई, तो क्या होता है कि जो स्पाउस रहती है वो बाकी का कंट्रीब्यूशन कर सकती है और उसको फिर बाद में पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो जो बचा हुआ है वो कर सकती है, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगी। अब इसको मेन कर कौन रहा है, कौन सी बॉडी है, कौन जो किसको ऑपरेट कर रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है। जहां पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा जहां पे वो चेंज करेगा, तो यहाँ याद रखना है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो किसको ऑर्गेनाइज कर रही है, यानी कि कंटिन्यू करवाएगी। तो यहाँ पे यूपीएससी कैसे करेगा? और आपको दे देगा कि इसको PFRDA कर रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है, क्योंकि पेंशन की स्कीम है तो आपको लगेगा कि हाँ यार PFRDA कर रहा होगा, बट वो गलत हो जाएगा। LIC को कर रही है ना, सिडबी कर रही है ना कुछ, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज कि आप अगर आपने 5 साल तक कंट्रीब्यूशन कर दिया है, 5 साल तक अगर आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया है तो आप फिर इस स्कीम से आप बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इस स्कीम से आप बाहर आ सकते हैं, 5 साल के कंट्रीब्यूशन के बाद आप इससे बाहर आ सकते हैं।
सो दैट इज अनदर थिंग विच वॉज देयर। ये एक फैक्ट जरूर याद रखिए कि ₹55 से 200 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन मंथली कर सकते हैं, और 18 से 40 साल की एज के बीच में आप इंटर करेंगे, और LIC इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको 60 के बाद मिलना शुरू होगा पैसा, और वो आपको लगभग 3000 रुपए पर मंथ मिलेगा, जो कि आप डिपेंड करेगा कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है। LIC इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है ना। सो आज के लिए आई थिंक इतना, जितना हमने कवर किया, काफी ज्यादा टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो टुमारो। कल हम नए वीडियो के साथ आएंगे। ये पहला वीडियो था, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। एंड हम क्या करेंगे कि टाइम टेबल आपको एक प्रोवाइड कर देंगे कि क्या हम वीक में क्या करने वाले हैं, और डेली जो मैंने टॉपिक डिस्कस करूंगा वीडियो के साथ में वो टॉपिक्स ऊपर नोट कर दूंगा। जब भी जिस पोस्ट में भी ये वीडियोस आएंगे उसमें क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है वो आप टिक मार्क करके एक नोट्स बना के लिखते जाना, और एक टाइम टेबल हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि क्या टाइम टेबल है, और ये सारी चीजें हम देख लेंगे, ठीक है ना। और ये जो वीडियो है ये एक डेमो वीडियो भी आप समझ सकते हैं, जिसको कि हम आप लोग के सामने इसलिए भी इसको ओपन कर रहे हैं ताकि आप लोग को पता चले कि क्या चीजें होंगी। कई लोगों को पता नहीं रहता, कई लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, हम भी आपकी जगह होते हैं तो बिल्कुल यही सोचते कि कैसे ट्रस्ट करें, क्या कंटेंट है। तो यू कैन बिलीव ऑन द क्वालिटी, जैसा कि क्वालिटी हम हमेशा मेंटेन करते हैं। चाहे हमने कोई भी कोर्स स्टार्ट किया हो, वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ क्वालिटी, और क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश हम हमेशा करते हैं। तो किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी दूसरी कोचिंग से हम गंदा आपको कंटेंट नहीं देंगे। वी विल ट्राई टू मेक यू सेलेक्ट इन द एग्जामिनेशन। हमारा जो एम है वो ये नहीं कि बेसिकली एक एग्जाम निकाल लेना या एक प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना, ठीक है आपका हुआ नहीं हुआ हमसे कोई मतलब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर आप इस सीरीज के हिस्से में हैं या नहीं हैं, फिर भी मेरा हमेशा टारगेट यही रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो। चाहे आप इस सीरीज का पार्ट बने, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अनसब्सक्राइब करें, जो भी करें, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं एज अ स्टूडेंट जो भी उस साइड बैठा हुआ है, क्योंकि मैं भी उस साइड था जब जॉब भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो कहीं ना कहीं मैं सबको, आप बिल्कुल ये चाहता हूं कि आप सब सेलेक्ट हो जाएं, चाहे आप हमारे थ्रू हो चाहे किसी और के थ्रू हो, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। प्लीज कीप स्टडिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप बिल्कुल इसको प्रमोट करिए, बिल्कुल इसको लाइक शेयर करिए। एंड दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। दिस वाज वीडियो 1। वी विल बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।